सीएम रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि पार्टी अगले संसदीय चुनाव में मेदक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा फहराने के लक्ष्य के साथ मिलकर काम करे। हैदराबाद के जुबली स्थित सीएम आवास पर मेदक संसद की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा, कोंडा सुरेखा, विधायक रोहित, पूर्व विधायक मैनामपल्ली हनुमंतराव सहित मेदक संसद के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी और निगम के अध्यक्ष शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुझाव दिया है कि महान नेता इंदिरा गांधी द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली मेदक संसद सीट हमारे लिए प्रतिष्ठित है और हमें कांग्रेस पार्टी को पूर्व गौरव दिलाना चाहिए और इस सीट को जिताना चाहिए। राज्य में बीआरएस पार्टी का काम खत्म हो चुका है और बीजेपी की स्थिति खत्म हो चुकी है। ऐसे में सभी नेतृत्व को मिलकर काम करना चाहिए और मेदक सीट कांग्रेस के खाते में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई 6 गारंटियों के कार्यान्वयन से पार्टी के प्रति लोगों को सहानुभूति बढ़ी है और उन्होंने हमसे अपनी योजनाओं को प्रचार उपकरण के रूप में उपयोग करने और सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। मेदक संसद के पूर्व विधायकों के साथ निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और लोगों को कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए जागरूक करने को कहा। तेलंगाना सरकार ने राज्य में जल प्रबंधन पर विशेष कदम उठाए हैं। इसके तहत सरकार ने जल प्रबंधन आवश्यकताओं और रखरखाव के लिए विशेष आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने संयुक्त 10 जिलों के लिए कुल 10 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही आदेश जारी किया गया है कि अगले 2 महीने तक कोई भी अधिकारी छुट्टी नहीं लेगा। सरकार ने जिलों में पेयजल प्रबंधन की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारियों को सौंपी है। विधायक केटीआर ने 2 कांग्रेस नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने मंत्री कोंडा सुरेखा और 2 अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिन्होंने उन पर फोन टैपिंग का झूठा आरोप लगाया था। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने मंत्री कोंडा सुरेखा के साथ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिन्होंने उन पर फोन टैपिंग का झूठा आरोप लगाया था। मालूम हो कि कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी गई कि वे उनकी छवि खराब करने वाले बयान के लिए माफ़ी मांगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इस पृष्ठभूमि में केटीआर ने मंत्री सुरेखा समेत विधायक एनएम श्रीनिवास रेड्डी और कांग्रेस नेता के महेंद्र रेड्डी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव ने कहा कि फोन टैपिंग मामले में अभी कई लोग सामने आने बाकी हैं और इस मामले में कौन कौन बड़े लोग शामिल हैं इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ लोगों का पता चल चुका है, जांच चल रही है। उन्होंने आलोचना की कि प्रमुख व्यवसायी और राजनेताओं के फोन टैप किए गए। इस मामले में जांच में तेजी लाने का सुझाव दिया गया है। असली दोषी सामने आना चाहते हैं। वीएच ने भरोसा जताया कि अगर उन्हें खम्मम लोकसभा सीट से टिकट दिया गया तो वह जरूर जीतेंगे। उन्हें याद आया कि उन्होंने राजीव गांधी के साथ यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो उसका पालन करेंगे। वीएच ने पूछा कि नईम के एनकाउंटर के बाद अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का क्या हुआ। नईम ने गरीबों को जो ज़मीन हड़प ली उसका क्या हुआ। वे नईम की संपत्ति और पैसों को भी उतनी ही गंभीरता से जांच करना चाहिए जितनी गंभीरता से वे फिलहाल फ़ोन टैपिंग के मामले पर फोकस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इन पर फोकस करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए तो गरीबों से छीनी गई ज़मीनें वापस मिल सकती है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की आलोचना की। केटीआर इस बात से नाराज थे कि रेवंत रेड्डी की यह बात कि प्रशासन उनके हाथ में नहीं है बहुत छोटी बात है। केटीआर ने विकाराबाद जिले में आयोजित चेवरा संसद की व्यापक बैठक में भाग लिया और संबोधित किया। कल रेवंत रेड्डी तुकुगुड़ा में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए की कर्ज माफी के मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? प्रशासन अंततः मुख्यमंत्री के हाथ में है। चुनाव आयोग 2 महीने की अवधि तक चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए समन्वय करेगा। यह बात रेवंत रेड्डी को भी नहीं पता था कि क्या आपके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है? रेवंत को आप कैसे चलाते हैं? केटीआर ने कहा कि वे हमारी तेलंगाना पार्टी के लिए एक मकबरा बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री हरीश राव ने कांग्रेस से बीआरएस पार्टी से संसद का चुनाव लड़ रहे नेताओं पर अहम टिप्पणी की है। भुवनगिरी लोकसभा क्षेत्र की व्यापक स्तर की बैठक हुई। बीआरएस द्वारा टिकट दिए जाने के बावजूद कुछ लोग कांग्रेस में चले गए और चुनाव लड़ा। कांग्रेस सांसद उम्मीदवार पट्टनम सुनीता महेंद्र रेड्डी, दानम नागेंद्र, काव्या और रंजित रेड्डी को संसदीय चुनाव में 3रा स्थान मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं करे। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी मुआवजा दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन वादों पर अमल किया गया? अगर हम विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो बीआरएस को संसदीय चुनाव में सीटें जीतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटी तभी लागू होगी जब वे यह चुनाव हारेंगे। उन्होंने आलोचना की कि राज्य में सीएम रेवंत रेड्डी के शासन को हवा पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया है कि कांग्रेस का मतलब लीक और फर्जी खबरें हैं। गोयबस गारंटी के कार्यान्वयन पर अभियान चला रहा है। बीआरएस पार्टी छोड़ने वालों ने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया, भले वे फिर से अपने पैर पकड़ ले। बीआरएस सवाल उठाने की आवाज़ के लिए संसदीय चुनाव में बहुमत सीटें जीतना चाहता है। हरीश राव ने विश्वास जताया कि बीआरएस तेलंगाना में सत्ता में वापस आएगी।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता डी के अरुणा ने कहा कि मोदी का लक्ष्य विकासशील भारत के जरिए देश को शीर्ष देश बनाना है। उन्होंने कहा कि वे हर पोलिंग बूथ पर बहुमत का लक्ष्य लेकर काम करेंगे। हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में भी भारत को दुनिया के विकासशील देशों में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर लाने का श्रेय मोदी को है। अरुणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी को लागू करने में असमर्थ रही। किसानों की कर्ज माफी नहीं है। कन्या लक्ष्मी की तुलम सोने का क्या हुआ? ऐसी स्थिति है जहां मुक्त धारा सही नहीं है। राज्य में कांग्रेस शासन अपनी लय खो चुका है। जो राज्य कभी हरा भरा था वह सूखे के कगार पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फसल के नुकसान के कारण किसानों को न्यूनतम आश्वासन नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि जल संकट की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टियां एक साथ आई और कांग्रेस दोनों सीटों के साथ सत्ता में आई। कालेश्वर परियोजना के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने वाले रेवंत का कहना है कि अब इसकी न्यायिक जांच क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 6 गारंटी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नाटक कर रही है। गोरला और कुर्मा समुदाय को ब्याज सहित भुगतान की गई धनराशि वापस करने की मांग की। अगर राहुल प्रधानमंत्री बने तो 6 गारंटी लागू की जाएंगी। राहुल ने कहा कि 6 गारंटी लागू नहीं की जाएंगी। रेवंत पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्टों पर उस समय डिज़ाइन की गई मूल डीपीआर को ओके कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पालामुरु परियोजना के लिए केंद्र से धन लाने की जिम्मेदारी उनकी है। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने कहा कि राज्य में फोन टैपिंग का मामला चौंकाने वाला है। भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में भाजपा सांसद लक्ष्मण शामिल हुए। लक्ष्मण ने मांग की कि अगर रेवंत इस बात पर ईमानदार है कि फोन टैपिंग का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला है तो फोन टैपिंग की जांच सीबीआई को करनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक कारक है इसलिए केंद्र को भी इसकी जांच करने की जरूरत है। लक्ष्मण ने कहा कि वे फोन टैपिंग के मुद्दे पर जल्द ही राज्यपाल से मिलेंगे। लक्ष्मण ने मांग की कि अगर रेवंत से इस बात पर ईमानदार है कि फोन टैपिंग का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला है तो फोन टैपिंग की जाँच सीबीआई को करनी चाहिए। मलकाजगिरी से बीजेपी सांसद प्रत्याशी ईटेला राजेंद्र ने कहा कि दूसरी बार चुनाव जीतना कोई सामान्य बात नहीं है। तीसरी बार चुनाव जीतना चमत्कार है। पूरा भारत चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा मोदी जो बोलते हैं वह एक संदेश देना जैसा होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने भारत को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि यह मोदी थे जिन्होंने दुनिया को योग से परिचय कराया था और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। मोदी ने कहा कि सच्चा शासक वही है जो भारतीय संस्कृति और आस्था को बरकरार रखता है। ऐसे कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। इससे पहले संसदीय चुनाव की पृष्ठभूमि में कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के मलकाजगिरी संसद उम्मीदवार ईटेला राजेंद्र, पूर्व विधायक कुनाश्री शैलम गौड़ और राज्य पार्टी के नेता शामिल हुए। कुछ दुकानदारों ने कहा कि वे मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना को उसी के हिस्से के रूप में देखने वाले मीडिया के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। पिछली सरकार टीआरएस के लिए ऐसे ओछी राजनीति करना उचित नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार कांग्रेस की है। वे इस बात से नाराज थे कि वे उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं क्योंकि वे भाजपा शासन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगामी चुनाव में लोग दोनों पार्टियों को वोट देंगे। प्रदेश भर में सनसनी मचाने वाले फोन टैपिंग मामले में एक और अहम घटनाक्रम हुआ है। नामपल्ली अदालत ने पूर्व एसआईबी टास्क फोर्स डीसीपी राधाकिशन राव की 7 दिन की हिरासत की अनुमति दी। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का फोकस भी फोन टैपिंग मामले पर है। ईडी ने इस सवाल पर फोकस किया है कि इस मामले की किसकी भूमिका है, क्योंकि ऐसी जानकारी है कि हवाला चैनल के जरिए भारी मात्रा में पैसा ट्रांसफर किया गया है। नामपल्ली अदालत ने पूर्व एसआईबी टास्क फोर्स डीसीपी राधाकिशन राव की 7 दिन की हिरासत की अनुमति दी। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का फोकस भी फोन टैपिंग मामले पर है। डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट मार्केट लीड तारा कपूर ने कहा कि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा। कपूर ने बंजारा हिल्स में ताज डेक्कन में आयोजित एक सम्मेलन में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद वह शहर है जहां भारत में सबसे अधिक डीईटी परीक्षा लिखी जाती है। उच्च शिक्षा के गतिशील परिदृश्य में दक्षता परीक्षा आवश्यक है। डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट इस मामले में सबसे आगे। यह अंग्रेजी भाषा का मूल्यांकन करने वाला पहला संस्थान है। उन्होंने कहा कि एडवांस्ड असेसमेंट साइंस ह्यूमन इन द लूप एआई के मार्गदर्शन में छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा कि भारत डीईटी के लिए सबसे बड़ा बाजार है, जहां व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में स्नातक डिग्री हासिल करने की इच्छुक परीक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। Yeah, so there's two parts to it. Basically, Duolingo is a company that's driven by its mission, which is to make education accessible for students across the world. The Duolingo English test is a high-stakes English proficiency test, which is used for students to get admission into higher education institutes. So, if you're thinking of studying abroad, it's a great option to use
to prove that you have English proficiency skills. But besides this, which is a test that's taken by students across the country, there's over 1,000 different places where students have taken the DET from in India, which showcases how it's become a very accessible option for students, which is one part of it. The second part of it is how we make education accessible even for refugee students. So we run a program which is called the DT and UNHCR Access Program, where we recruit students who have refugee backgrounds from across the world. India is a very large center for us where we have a strong cohort of students, and we help them through their process to get admitted into universities across the world. Some of our scholars have gotten placed into universities like Georgetown, Northwestern, and have done amazing things at their colleges. So we're going to expect to see this program continue as we move ahead. हैदराबाद जिला निर्वाचन अधिकारी जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा कि संसदीय चुनाव की तैयारियों के तहत सीयू, बीयू और वीवीपैट की पहली रेंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी जीएचएमसी आयुक्त रोनाल्ड रोज के नेतृत्व में कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से रेंडमाइजेशन प्रक्रिया आयोजित की गई। रोनाल्ड रोज ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हैदराबाद जिले के 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के तहत मतदान केंद्रों को आवंटित की जाने वाली कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट की पहली रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के बारे में बताया और पूरी प्रक्रिया को दिखाया। रेंडमाइजेशन के माध्यम से अंतिम रूप दी गई सूची को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और संबंधित संसदीय क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि रेंडमाइजेशन सूची के आधार पर जिले में हैदराबाद और सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र का कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 विधानसभा क्षेत्रों में 3,986 मतदान केंद्र हैं, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 25% अतिरिक्त बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट रिजर्व में रखी जाएंगी और 40% वीवीपैट रिजर्व में रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों का बिना किसी अपवाद के पालन किया जा रहा है और चुनाव प्रबंधन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की जा रही है। उसके बाद सिकंदराबाद छावनी विधानसभा क्षेत्र के लिए बीयू, सीयू और वीवीपैट की पहली रेंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी की गई। हस्तिनापुरम के पार्षद बनोज सुजाता नाइक ने कहा कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रभाग के अंतर्गत अलग कॉलोनी में आयोजित इफ्तार रात्रि भोज में नगर सेविका बनोज सुजाता नाइक ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। निगमायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने रमज़ान का त्यौहार अकीदत के साथ मनाने की सलाह दी। मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में मुस्लिम धार्मिक नेता मोहम्मद हर्षद कादरी, मोहम्मद सिराज समधान और ममता मल्लेश गौड़, गोपी रेड्डी, चंद्रशेखर रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। उस्मानिया विश्वविद्यालय अद्भुत अंतर कॉलेज सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करता है। बहुप्रतीक्षित ओयू इंटर कॉलेजिएट सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 से लेकर 24 का उद्घाटन उस्मानिया विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में किया गया। डीन छात्र मामले ओयू के कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उस्मानिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के गणमान्य व्यक्तियों और संकाय सदस्यों ने भाग। उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डी रविंदर, रजिस्ट्रार प्रोफेसर पी लक्ष्मी नारायण, प्रोफेसर बी रेड्डी नाइक, वीसी ओएसडी प्रोफेसर डी सूर्या, संस्कृति समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर बी राजेंद्र नाइक, विश्वविद्यालय के छात्र मामलों की डीन, सांस्कृतिक समिति के संयोजक, युवा कल्याण अधिकारी प्रोफेसर एम माधवी और प्रोफेसर के कृष्ण चैतन्य उपस्थित थे। बहुप्रतिष्ठित ओयू इंटर कॉलेजिएट सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 से लेकर 24 का उद्घाटन उस्मानिया विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में किया गया। गुजरात राज्य के राजकोट में मारवाड़ी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्यालय अक्षरा एजुकेशनल कंसल्टेंसी के साथ साझेदारी में हैदराबाद कुकटपल्ली में खोला गया था। इस कार्यक्रम में मारवाड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.बी. जाडेजा ने भाग लिया। मारवाड़ी विश्वविद्यालय गुजरात राज्य सरकार से उत्कृष्टता केंद्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ कॉलेजों में से एक है। उन्होंने कहा कि 480 से अधिक कंपनियों द्वारा कैंपस इंटरव्यू आयोजित करना गर्व की बात है। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में 54 देशों के अंतर्राष्ट्रीय छात्र और 22 राज्यों के छात्र अध्ययन कर रहे हैं। उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, योग्य शिक्षकों के साथ शिक्षा प्रदान कर रही है। तेलुगु राज्यों के छात्रों के लिए विशेष छात्रावास, भोजन आवास प्रदान किया जा रहा है। कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में लालागौड़ा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर पल्ले पद्मा का तबादला कर दिया गया है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इसे कमिश्नर ऑफिस से अटैच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लालागौड़ा थाने में हुई एक दुर्घटना में मामले में इंस्पेक्टर पद्मा ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, फिर भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ धारा 304 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मामला पुलिस के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, इस हद तक कि उसके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को लेकर वरिष्ठ भी गंभीर हो गए। इसी वजह से उन्हें सीपी ऑफिस से अटैच किया गया था, जबकि लालागौड़ा पुलिस स्टेशन डीआई रमेश गौड़ को चिलकलागौड़ा पुलिस स्टेशन के प्रभारी के रूप में सौंपा गया है।
पार्ट टाइम जॉब के लिए आए व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देने पर एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी को 12,92,000 का चूना लग गया। खुद को लगा ठगा हुआ पाए जाने पर पीड़ित ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अमीरपुर अंतर्गत प्रणीत प्रणव कॉलोनी के एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी को फरवरी में एक व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें अशांगलिक नौकरी की बात कही गई थी। इसके बाद कर्मचारी ने अपना विवरण दर्ज किया। साइट एडमिन ने उसके लिए एक वॉलेट आईडी बनाई। कर्मचारी ने 5,000 एडवांस देकर दिए गए काम करने शुरू कर दिए। साइबर अपराधियों द्वारा दिए गए पर्स में नकदी दिखाई गई। इसके साथ ही कर्मचारी आखिरकार अपने द्वारा जमा की गई नकदी के साथ कमीशन की नकदी भी दिखाई। नतीजतन कर्मचारी ने अंततः अपने द्वारा जमा किए गए पैसे के साथ कमीशन देने के लिए कहा और कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और उसने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही। इसी तरह एक शख्स कैब बुक करते वक्त साइबर जाल में फंस गया और 2,36,000 गंवा बैठा। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति ने अपने क्रेडिट कार्ड से 69 खोने के बाद पुलिस से संपर्क किया। टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर जगन मोहन को एसीबी अधिकारियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी अधिकारियों ने उसे बिल्डिंग परमिशन के लिए जितेंद्र रेड्डी नाम के शख्स से 50,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। मासापटैक में टाउन प्लानिंग कार्यालय में पकड़े गए एसीबी अधिकारी उपनिदेशक जगन मोहन को गिरफ्तार कर नामपल्ली एसीबी कोर्ट में पेश करेंगे। एसीबी अधिकारियों ने उसे बिल्डिंग परमिशन के लिए जितेंद्र रेड्डी नाम के शख्स से 50,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। माधवपुर एसीपी श्रीकांत ने कहा कि एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया था जो लॉन्ग ड्राइव पर कार किराए पर लेकर आदिलाबाद में बेच रहे थे। आरोपी हरीश हैदराबाद से लाई गई कारों से पर्सनल लोन लेकर मौज मस्ती कर रहा था। कोमलेश्वर, प्रेम कुमार और अभिषेक नाम के आरोपियों ने हरीश को 6 कारें यह सोचकर सौंपी कि प्रति कार 35,000 कमीशन के रूप में दिए गए। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। माधवपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए की 6 कारें जब्त की।